और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा प्रश्न बर्नवल सर से है। सर, कहा जाता है कि पेरेंट्स को कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, वो ब्रांडेड स्कूल की तरफ ना जाएं। वहां पर अधिकांश पेरेंट्स कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का दौर है, चाहे वो फीस वृद्धि को लेकर हो या गाइडलाइंस को बार बार बदलने का हो, ये कितनी जायज है? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बना है उसके तहत जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस इस तरह से दिए हुए हैं और थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया है। अभी जो नए गाइडलाइंस आए हुए हैं उसमें प्राइवेट स्कूलों को या सभी स्कूलों को फ्रीडम दिया गया है वो क्राइटेरिया अपना डिसाइड करे, जिसमें सिबलिंग हो, गर्ल चाइल्ड है, नेबरहुड है, या बाकी ये क्राइटेरिया डिसाइड करे। और एक बहुत सी इंपॉर्टेंट जो चीज है आज एजुकेशन फील्ड में, देखिए शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए। शिक्षा को एक नोबल प्रोफेशन की तरह से देखा जाना चाहिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर एक स्कूल को या हर एक टीचर को वहां जो पढ़ा रहे हैं, वहां की जो प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट है, इनको जानना चाहिए कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्होंने बिल्कुल कोई वायलेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे सभी एक्सपर्ट्स ने कहा, वायलेशन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आदर्श घोटाला है या सत्यम है, ये सभी सत्यम घोटाले करने वाले नहीं है या सभी आदर्श सोसाइटी नहीं है। लेकिन जब आदर्श, जैसे जयराम रमेश जी ने आदेश दिया है कि 3 महीने में इसको गिराया जाए, पूरा डिमोलिशन हो जाए, वैसे कोई जो वायलेशंस करने वाले हैं उन पर एक बार एक्शन हो जाए बहुत ही सीरियस, या उनका डी रिकग्नाइज किया जाए, तो ये चीजें वायलेशंस कम हो जाएंगे। स्कूलों की मान्यता रद्द करनी चाहिए और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगला सवाल। मेरा सवाल आज शेखर सर से है। सर, मैं आपकी लेखनी पढ़ता रहता हूँ और आपसे कभी प्रभावित भी हूँ। मेरा ये सवाल है कि ठीक है, बुनियादी शिक्षा में समानता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अभी LLB करने के बाद जो भी एडवोकेट लाइन में आ रहे हैं उन्हें एक एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी, UPSC का सिलेबस बदला है। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जा रही है। अब बुनियादी शिक्षा पे एक बार उल्टा आते हैं तो विप्रो जो कंपनी है वो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रही है। न केवल विप्रो, रिलायंस और जितनी भी मार्केटिंग कंपनी है। ऑन द अदर हैंड अब फिर हम वापस जाते हैं गांव में, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है? अगर सरकारी शिक्षा भी वहीं चल रही है, उसी मोहल्ले में चल रही है, उसी बिहार के, उसी बेगूसराय के, उसी लोहियानगर मोहल्ले में वो सरकारी शिक्षा चल रही है और वहीं विप्रो का भी एक स्कूल चल रहा है, तो हम बुनियादी शिक्षा वहां पे इंप्लीमेंट कर सकेंगे? ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकल होकर अगर हम बात करें तो ऐसा संभव है क्या? निश्चय ही आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं कि बड़ा भारी विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभासों में ही प्रतिभा का जन्म होता है। आप उसी बिहार में देखेंगे तो वो सुपर 30 करके एक स्कूल चलाया जाता है, जहां कोई सरकारी स्कूल और न ही वो कोई किसी प्राइवेट कंपनी का, एक तरह से वॉलंटरी सर्विस है, और गरीब बच्चों को चुनते हैं वे, जिनको भोजन वगैरह की व्यवस्था भी होती है, और वही बच्चे दुनिया में नाम करते हैं। हम लोग बरसों जो गुलाम रहे हैं, चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेजों के, हमारी गुलाम मानसिकता वहां से आई है। वरना विद्या का जो, जैसे बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे, विद्या इनोवेशन है, विद्या स्वायत्ता की बात, स्वायत्ता नहीं, विद्या तो स्वतंत्र करती है, मांगने से नहीं मिलती स्वायत्ता। और दूसरी बात, विद्या का हमारा जो सबसे बड़ा एक श्लोक में अर्थ दिया हुआ है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या तो विनय देती। आज की विद्या तो मैं कह रहा हूं कि अहंकार से बड़ा ग्रस्त रखती है। आदमी एरोगेंट होता चला जा रहा है, उसके अंदर विनय समाप्त हो गई, तो ये विद्या तो है नहीं, अविद्या है। दूसरा, जिसे केवल प्रतियोगिता के लिए पढ़ाया जा रहा हो, जिससे पढ़ करके आप एक इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, कहीं नौकरी, प्रोफेशन के लिए। लेकिन एक सुंदर बात हमेशा याद रखना, जो मैं कहता हूं, जितने टॉपर्स बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा होंगे तो इस देश के ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट्स हो जाएंगे, बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन देश चलाने वाले वही बच्चे जो पीछे ठटपट्टी पे बैठे होते हैं या सबसे आखिर में बैठे होते हैं। अगला सवाल। मैं सुमित जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी बच्चे को प्री नर्सरी करवाना जरूरी है? आजकल स्कूलों में नर्सरी के साथ प्री नर्सरी, और मैंने तो ऐसे स्कूल भी देखे हैं जहाँ प्री नर्सरी से पहले टाइनी टॉट्स करके स्कूल चलाया जाता है, जहाँ पे 1.5 साल तक के बच्चों को, जो बच्चे का घर का, जो कहते हैं कि उसकी पहली पाठशाला घर ही होती है, वहाँ घर से निकल के बच्चा स्कूल में पहुंच जाता है और इतनी एक्टिविटीज को ज्वाइन करके पेरेंट्स, एक ऐसे बच्चे को देखा मैंने जो 7 बजे घर पहुंचता है शाम को, स्कूल के बाद एक्टिविटी स्कूल, और जो बच्चे का बचपन होता है वो कहीं खो जाता है। तो क्या समझते हैं कि ये शिक्षा एक दायरे में बांध के रख देती है, बच्चे का बचपन खो जाता है? आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, मैं और ऐड करूंगा। 1.5 साल नहीं, 1 साल से भी ऐड कर दिए, कई स्कूल्स कर रहे हैं। RD स्कूल का नाम है, उसमें मदर साथ में आती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो ज्यादा स्टेटस सिंबल है, वो BMW मर्सिडीज में आके आप शेयर करते, किटी पार्टी होती है उनकी। एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट नाउ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं प्री नर्सरी, सिर्फ प्री नर्सरी जरूरी होती है 3 चीजों के लिए।
एक होती है सेपरेशन एंजाइटी, बच्चा माँ बाप से रहने की उसको एक आदत पड़ जाए दिन में 3-4 घंटे, ठीक है। सेकंड होता है टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाए उसको, जब वो स्कूल में जाए, एक हो गया। थर्ड उसका होता है कि एक उसको स्कूल के माहौल में जाने की आदत पड़ जाए। तो मैं मानता हूं जब भी उसके, जैसे अब 1-2 साल में फॉर्मल एजुकेशन होने वाली है, 4 साल की उम्र हो जाएगी, एफिडेविट तो गवर्नमेंट का भी आ गया, तो सिर्फ 6 महीने का जो प्री स्कूल है वो काफी है। अब 3 साल में डालना, 2.5 साल डालना, लोगों को एक अपना है। कुछ पेरेंट्स खुद चाहते हैं वर्किंग की छुटकारा मिले क्योंकि बच्चा चला जाएगा, ये भी एक रीजन होता है। अगला सवाल। सर मैं जन से पूछना चाहूँगा कि मुझे तो ये पॉइंटिंग सिस्टम से दिक्कत है। ये इसमें दिखाया गया कि किसी के फादर पेरेंट्स अगर एमएससी हैं, पीएचडी हैं, तो उनको नंबर दिया जाता है। क्यों नहीं हम ऐसे पेरेंट्स को नंबर दिया जाए ताकि जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, तो आज तक जो हमारे समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो अब तक हम उसको आगे नहीं लेकर पाए हैं, तो क्यों नहीं ऐसे पेरेंट्स को नंबर दिया जाए ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ें। अगर हम उन्हीं पेरेंट्स को नंबर देंगे जिनके ऑलरेडी ही पीएचडी है, तो उनको क्या, वो तो अपने बच्चों को अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। नहीं, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। और जो 3 चीजें हैं, पेरेंट की इनकम, पेरेंट की क्वालिफिकेशन, पेरेंट का प्रोफेशन, इन चीजों के पॉइंट्स जो है वो नहीं देने चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है और ये हमारा स्टैंड है कि इन चीजों के पॉइंट्स नहीं देने चाहिए। लेकिन जो नजदीक बच्चे रहते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनके सगे भाई बहन, क्योंकि अगर एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, एक दूसरे स्कूल में जाए, उनकी भी एक डिफिकल्टीज आती हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीजों का, फिर कुछ स्कूल जो है वो भाषा के हिसाब से या किसी उनकी एक विशेष कुछ रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, तो उनके अंदर, लेकिन अशोक अग्रवाल जी की बात ठीक है कि भी एक बच्चे और दूसरे बच्चे के अंदर भेद ना करें, और उसके अंदर पॉइंट सिस्टम को खत्म करने के बाद जो ऑल्टरनेटिव है वो हमारे पास सिर्फ लॉटरी का बचता है। और इसके अंदर जो डिबेट हुई है मनोवैज्ञानिकों के बीच में और काफी सारे लोगों के बीच में, वो डिबेट करने के बाद ही ये एक पक्ष है, इसके अंदर कोई फाइनलिटी नहीं होती है कि भाई लॉटरी सिस्टम अच्छा है या पॉइंट सिस्टम अच्छा है। लेकिन उसमें ऐसा माना गया और सरकार ने भी बात को मान लिया कि भाई पॉइंट सिस्टम से जो नजदीक के बच्चे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये जो 30-40 किलोमीटर, जो अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है जी, लेकिन वेल ऑफ है, है नहीं, वेल ऑफ ना भी मान है, लीजिए वेल ऑफ, तो वहां पर फिर पॉइंट्स किस आधार पर तय होंगे? उनके नेबरहुड जो नजदीक है वो रहेंगे, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, मे बी गर्ल चाइल्ड, क्योंकि स्कूलों के अंदर लड़कियां कम आती हैं, तो उनको एनकरेज करने के, ऐसा नहीं है लड़कों के खिलाफ हैं हम। वो मेरा भी जैन साहब से है। जैन साहब ये बताओ आप सही में कि आप माँ बाप को दाखिला देते हो या बच्चों को दाखिला देते हो? बच्चों को दाखिला दे रहे हैं, और बच्चों को ही, और बच्चों को भी दाखिला जो है वो उसका जो कंप्यूटर है वो दाखिला देता है। और अगर कंप्यूटर के अंदर, अगर आप बच्चों को ईमानदारी से दे रहे हैं सारे, तो माँ बाप की डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं? अगर जाना भी है तो इसी डिटेल का तरीका बदल जाए। जैसे उस बच्चे ने बहुत सुंदर बात पूछी, आपने दोनों तरीके पूछे, फिर क्या करें, लॉटरी नॉट नेसेसरी। आप जिज्ञासु की तरह एक बच्चों की जैसे चयन परीक्षा होती थी, पहले आओ पहले साव की तरह आए, बच्चे का आईक्यू टेस्ट लीजिए, ईक्यू टेस्ट लीजिए, एक करवा दीजिए, एक बार करवा दो, चलिए वो नहीं, चलो वो ना हो। आप नहीं, आप जिज्ञासु की तरफ से परीक्षा लेते थे ना, परीक्षार्थी, वो ना कर रहे हैं। अब उसी को आप पलट लीजिए। जैसे उस बच्चे ने कहा कि आप क्वालिफिकेशन माँ बाप की पूछते हैं, प्रोफेशन पूछते हैं या इनकम? नहीं, मैं कहूं कि पूछें। अच्छा, जिसकी कम इनकम हो उसे प्रायोरिटी दे, जिसके पिता नहीं पढ़े लिखे हो उसे प्रायोरिटी दे, और ये जिसकी एक सवाल आप क्या कर रहे हैं कि एमफिल पीएचडी डिलीट के बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे हैं? अरे जिसका पिता नहीं पढ़ा उस बच्चे को पढ़ाना समाज का दायित्व। पढ़ना जो है वो एक पाप हो गया, मेहनत करना एक पाप हो गया। जिसका आय का स्रोत कम है, 50% पे शायद बात मान ली जाए। अगला सवाल राजशेखर जी से है। सर, आपने जैसे अभी कहा कि जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल वाले बच्चे ही होते हैं, जो हम बड़े होकर देखते हैं कि वो आईएएस बनते हैं। तो सर, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो सरकारी स्कूल है वो एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो उसमें क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में डिफरेंस नहीं आता? क्या पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रायोरिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं रह गया? वो ये सोचता है कि अगर हमारा बच्चा बड़ा होता है तो अगर 3 बच्चे खड़े हुए, एक सरकारी स्कूल से है, एक प्राइवेट स्कूल से है, तो हमारा बच्चा पीछे रह जाता है, हमारा बच्चा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार। सामने जिंदा उदाहरण खड़ा हूं मैं, उज्जैन जैसे गांव से आया हूं, जिस उज्जैन छोटा सा शहर, उस शहर में भी एक टाटपट्टी स्कूल में पढ़ा हूं, पहली दूसरी से लेकर, बल्कि संस्कृत पाठशाला में पढ़ा हूं। ऐसा कोई मैं ज्यादा अच्छे से, बल्कि जिसे ये कॉम्प्लेक्स होता था ना, जिसे इस तरह का कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं या हिंदी, मैं तो आमतौर पर यह महसूस करता हूं कि जिसे अच्छी भारत में रहकर अच्छी हिंदी बोलना नहीं आए उसे शर्म आनी चाहिए। आपको क्यों शर्म आती है कि आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते? कोई पर्सनालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पर्सनालिटी आपको किसी से 19 लग रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक सुंदर बात कही थी, शिक्षा का अधिकार जैसे सबके लिए है,
तो एक जमाने में जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ ना, मैं तो कहता हूँ सरकारीकरण हो जाए सारे स्कूलों का, सरकारीकरण हो जाए, सरकारीकरण हो जाए। और सरकार ने विद्यालय खोले क्यों? ये एक्सचेंज जैसा सर ने, अग्रवाल साहब ने बहुत सुंदर बात कही, क्यों खोला आगे? जैसे हम सरकारी अस्पताल में अगर सब सुविधाएं मुयस्सर होती तो आदमी क्यों जाता प्राइवेट अस्पतालों की ओर? लेकिन जैसे अपोलो को भी जमीन देते वक्त कहा गया था कि गरीबों के लिए इतना बेड रखो, वो नहीं रखते, तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर जैन साहब एक सवाल ले लें, एक सवाल ले लें, पूछिए आप। सर्व शिक्षा अभियान जो कि सरकार बहुत बड़ी जोर शोर से चला रही है, जिसमें शिक्षा पद्धति और एजुकेशन फॉर ऑल की बात की जाती है, तो ये कहाँ तक सक्षम हो पाया है? सरकार कहाँ तक इसे सही तरीके से पहुंचा पाई है? किस तरह की हम शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं कि आज भी हम गरीबों तक वो शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं? आप देखेंगे यदि आप केरला जाएंगे, हर एक गांव में पांच प्राइमरी स्कूल्स है और 100% लिटरेसी रेट है। सरकार ये कर नहीं पाएगा, इसीलिए जरूरी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आज बात हो रही है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, जैसे विप्रो की बात हुई थी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी उन्होंने शुरू की। एक्चुअली यदि ये कॉर्पोरेट सेक्टर एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के यदि आगे आए और गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, जो भी ये छोटे मोटे स्कूल्स है, ये ओन करे, तो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, इनके लिए जरूर शिक्षा का हम अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने चाहिए और उसकी क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। और जब तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी, जब तक कि सब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे नहीं आएंगे, ये नहीं हो पाएगा। और इकोनॉमी की ये रिजर्वेशन से नहीं होगा। जैसे अभी आज 25% रिजर्वेशन हमने रखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलें, उसकी क्वालिटी बरकरार रखें। और ये जो क्राइटेरिया है, या लॉटरी की बात हो रही थी, लॉटरी फिर आखिर में ऐसे बच्चे होते हैं जो लॉटरी में कहीं नहीं मिला, तो फिर अपने आप उसको दुर्भाग्यशाली, ये सबसे बुरी बात है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। और बैड लक और ये लक पे जो निर्भर रहता है वो कभी आगे नहीं आता। सचिन भाई ने जो बात कही सर, ये इससे की बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, सचिन भाई ने जो बात कही, धर्म को लेकर इतनी लाइनें लड़ रही है सारे कई स्कूलों में मजहब के आधार पर भी एडमिशन होता है। बिल्कुल, अब ब्रेक ले लेते हैं हम, एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते बस थोड़ी ही देर में और सवालों का दौर जारी रहेगा। आप रहिएगा स्मिता के साथ। क्या आपको